आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पिछला जो वीडियो था उसके रिकैप्चुलेशन के साथ, पिछला जो पढ़े थे हम लोग उसको एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे आज बढ़ने वाले हैं। एक आध दो क्वेश्चंस भी उसके ऊपर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला जो बात हम लोगों ने पिछला क्लास में जो सीखा था वो था विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप पहले देखे थे, पहले इसी के बारे में पढ़े थे। तो इसमें किसी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनता था जिसके अंदर कोई तीसरा अगर चार्ज पार्टिकल जाए, कोई और चार्ज पार्टिकल अगर जाता था तो उसके ऊपर में फोर्स लगता था, और जो चार्ज पार्टिकल को हम लेकर के जाते थे इसको क्या नाम दिए थे? टेस्ट चार्ज। यानी टेस्ट चार्ज करने का मतलब जांच आवेश, ये जांच करने के लिए सिर्फ जाता है कि इसमें फील्ड का वैल्यू कितना होगा, है ना। और यहां से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला था कुछ इस प्रकार से मैथमेटिकली फॉर्मूला के रूप में, ऐसा यही ना निकाले थे। और इसके बाद जब हम इन तमाम चीज को सीखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, इसका यानी वैल्यू कितना होगा, ये हम लोगों ने निकाला था। इसका यूनिट देखे थे हम लोगों ने, इसका डायमेंशन देखा था, जितना कुछ था उसको हम लोगों ने सीखा था। फिर उसके बाद पॉइंट चार्ज की वजह से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, याद कीजिए फॉर्मूला को, कुछ ऐसा फॉर्मूला था E = 1/4πε0, और यहां से आया था चार्ज बट्टा आर का स्क्वायर। याद रखिएगा, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, बिंदु आवेश के कारण। फॉर्मूला इसलिए हम बोल रहे हैं याद रखना आप लोग, क्योंकि इस पर जो है डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल छोटा छोटा जो है वो पूछ देता है, और उसको हल करने में ये आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी कुछ इस तरह से था, जिसमें हम लोग को बेसिक फार्मूला से लेकर के ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो होगा उसके लिए हम लोगों को ये फार्मूला याद रखने हैं। चलो पहले इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है इसके कारण किस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। तो हम एक, मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपसे, अगर बोल दे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हीलियम एटम, हीलियम एटम एट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, एट डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना। ऐसा करके क्वेश्चन है। बोला गया है कि हमको एक हीलियम एटम लेना है। हीलियम एटम अगर लेते हो, मान लो तो यहाँ पे एक हीलियम एटम है, तो इसका जो है हम कुछ दूरी को 1 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं, सेंटर से जो दूरी दे रखा है वो है 1 एंगस्ट्रॉम, ऐसा करके दे रखा है। तो इस हीलियम एटम को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, ये एक पॉइंट चार्ज है ना, क्योंकि एटम जो होता है वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना है, तो हम इसको मान लेते हैं पॉइंट चार्ज। ये अलग बात है कि हीलियम के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। तो यहां से अगर आप चार्ज की बात करोगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और हमसे बोला है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जब आप इसको पॉइंट चार्ज मानते हो तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपको फॉर्मूला दिया गया था उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको निकालेंगे। तो उसमें हमको चाहिए पहले चार्ज, जो दिया है उसको पहले हम निकाल लेते हैं, है ना। फिजिक्स के प्रश्न को हल करने का ये सबसे सिंपल तरीका है। उसके बाद हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस दे रखा है आपको कितना, 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 × 10⁻−10 मीटर, यानी 2 चीज चाहिए था, दोनों निकल गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। तो पॉइंट चार्ज की वजह से
बिंदु आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर का स्क्वायर, ये था ना। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है हीलियम एटम के लिए। हीलियम एटम का जो है एक एंगस्ट्रॉम पर हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसका कितना होगा। तो इसका तो आप समझ ही रहे हो कि 9 × 10⁻⁻⁻, +9 इंटू चार्ज कितना है, तो चार्ज यहां से ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और डिवाइड बाई अपना जो रेडियस है यानी कि जो दूरी दे रखा है वो है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। खैर यूनिट को हम लास्ट में लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां से आ जाएगा, इसका स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये 20 हो जाएगा ना, ये 20 हो जाएगा, और ये ऊपर में 19 है, तो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि 20 को अगर लेकर जाएगा, 19 को अगर माइनस कर दो आप, तो यहाँ पर 10 बचेगा, 10 को इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूना 18 और ये 9 तिया 27 और एक 28 है ना, इंटू 10⁻10, 9 और एक यहाँ पर भी 10 बचा हुआ था तो 10 हो जाएगा। या इसी चीज को अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2.88 इंटू 10⁻11 है ना, और इसका यूनिट क्या होता है तो न्यूटन पर कूलम, यहां पर भी आप लिखो तो न्यूटन पर कूलम। ये अपना क्या हो गया आंसर। तो जो पिछला जो क्लास था उसमें जो हम लोगों ने जो सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो उसका एप्लीकेशन कुछ ऐसा है। ऐसा टाइप का प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछते हैं, तो अगर आप तैयार रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी, है ना। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद जो सीखे थे वो था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ध्यान होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में किसी चार्ज के चारों ओर कुछ लाइन जो था वो निकल रहा था, जिसमें ध्यान होगा आप लोगों को कि प्लस अगर लेते थे चार्ज तो उसका रेडियली आउटवर्ड होता था, माने बाहर की ओर डायरेक्शन में आता था, और माइनस जब लेते थे तो रेडियली इनवर्ड आता था। जैसे आप अगर ढंग से देखिए तो प्लस वाला को अगर ऐसा करते थे तो इसका क्या होता था, ऐसे बाहर इस तरह से, है ना, ऐसा ये डायरेक्शन इस तरह से निकलता था। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स था। अगर आपसे बोला जाए कि अगर प्लस और प्लस को हम सामने लाते हैं तो वहां पर रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब आपको ये लाइंस ऑफ फोर्स दे देगा, है ना। कैसे देगा, तो जैसे अगर मान लो हम लोगों ने फिर से एक प्लस चार्ज लाया तो ये भी क्या करेगा, इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स को अपना ले आएगा। लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो ये भी तो बाहर, क्योंकि प्लस है तो ये भी बाहर करेगा, और जब बाहर करेगा तो ये लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि आएगा तो टक्कर वाला फोर्स लगेगा ना, कोलिजन टाइप का हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए ये लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगे, अपना डायरेक्शन जो है कुछ इस प्रकार से ये लोग जो है सो चेंज कर लेगा। ये अपना लाइंस ऑफ फोर्स को इधर भगा लेगा, ये अपना लाइंस ऑफ फोर्स को इधर भगा लेगा, ये अपना लाइंस ऑफ फोर्स को इधर भगा लेगा, ये अपना लाइंस ऑफ फोर्स को इधर भगा लेगा। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, अपना लाइंस ऑफ फोर्स को इधर भगा लेगा, ये भी अपना लाइंस ऑफ फोर्स को इधर भगा लेगा। इसी वजह से जब हम लोग सिमिलर चार्ज को एक साथ रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है। जैसे अगर मान लीजिए माइनस वाला लोगे तो माइनस तो इस तरह से भगाता नहीं है, लेकिन दोनों क्या करेगा, दोनों तो खींचने वाला ही है ना, दोनों तो खींचने वाला ही है। तो ये दोनों जो होगा फिर ये अपना जो है ये प्रभाव को दिखाएगा, जिसकी वजह से ये भी बेंड करेगा। तो हमारा सीधा स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, जो उसका अपना डायरेक्शन होता है, उसकी वजह से ये दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसका नेचर डिसाइड करता है। आपको डिसाइड करके बताएगा कि ये अट्रैक्टिव नेचर का है कि रिपल्सिव नेचर का है ना। माने ये रिपल्सिव क्यों हुआ, क्योंकि सिमिलर है। ये भी रिपल्सिव क्यों हुआ, क्योंकि ये भी सिमिलर है ना, सिमिलर है। अगर ये अट्रैक्टिव होना है इसको, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगर आप लेते हो तो क्या होगा, यहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, ये तो पहले से खींचने के लिए तैयार है, इसलिए दोनों एक लाइन पर आ जाएंगे। इसीलिए जब ये डिसिमिलर जब हो जाएगा तो याद रखिएगा ये क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर आकर्षण वाला बल लगाएगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स का एक छोटा सा उदाहरण आपको हम बताए कि उसका हम देखते हैं अगर बाकी सब प्रश्नों में तो किस तरह से उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या था
इस लाइन के ऊपर में अगर कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप रख दोगे तो उसके ऊपर में बल लगता था। तो उसमें हम लगभग 6-7 या 8 प्रॉपर्टी बताए थे आपको कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का गुण क्या होता है। उम्मीद करते हैं वो सारा का सारा गुण आपको याद होगा, है ना। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है हम आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन बोल रहा है फिगर 1 दे करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम फिगर। जैसे एक फिगर आपको दे रखा है, यहां पर पैरेलल 3 लाइन है, यहां पर ये बेंट किया फिर पैरेलल हो गया, ये सीधा निकल गया, फिर ये भी यहां पर बेंट किया और फिर इसके पैरेलल हो गया। ऐसा अगर मान लीजिए हमको दे रखा है, कुछ इस प्रकार से हमें दे रखा है डायग्राम बना करके, और यहां पर हमको पॉइंट जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहां पर पॉइंट का नाम बी रख दिया, यहां पर पॉइंट का नाम ए रख देते हैं और यहां पर पॉइंट का नाम सी रख देते हैं। तो हमको ऑप्शन में दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी का, ये बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी का। फिर बी में हमको ऑप्शन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी ये बड़ा होगा ए से, सी जो होगा छोटा होगा ए से। फिर हमें एक और ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ए बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी का, और ये बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी का। और लास्ट में हमको दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ए जो होगा ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी का, और ये बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी का। ऐसा करके हमको दे रखा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको एनालाइज करें तो अपने पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम फिगर। फिगर को देख करके हमें बताना है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो देखिए सबसे पहली बात तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर आपको कैलकुलेट करना है लाइंस ऑफ फोर्स के कारण, लाइंस ऑफ फोर्स है ये अपना, तो लाइंस ऑफ फोर्स में आप याद कीजिए हम क्या बोले थे, डेंसिटी जो होता था, डेंसिटी ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान है, यानी कि डेंसिटी अगर ज्यादा होगा लाइन का तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, और ये अगर कम है तो ये भी कम होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये और ये तो पैरेलल है, इसका मतलब ए और सी ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर होंगे। हम इधर साइड में लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सी के बराबर होगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर डेंसिटी कम है, इन दोनों के कंपैरिजन में यहां पर डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी जैसे ही कम हो गया तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, तीव्रता कम हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो यहां से अपना जो इंटेंसिटी जो होगा ये वाला दोनों का ज्यादा हो जाएगा, किससे, बी वाला पॉइंट से। तो अगर आप देख लो चारों ऑप्शन में तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो पिछला क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था उसका पूरा रिकैप्चुलेशन हो गया। ये तमाम चीज को आप लोग एक बार देख लेना, बढ़िया से इसको सीख लेना, पढ़ लेना, है ना। आज का जो अपना टॉपिक होगा हम उस पर लौटते हैं, वापस आते हैं। पीछे वाला जितना था उसको पहले आप लोग एक बार बढ़िया से तैयार कर लेना है, बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, है ना। ये अपना आज का टॉपिक होगा। तो विद्युत द्विध्रुव है क्या, देखो ऐसे तो जितना कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल यूज है, कहीं ना कहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बेसिकली सबसे ज्यादा जो है हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं, लेकिन फिजिक्स में भी कुछ जगह पे इसका हम लोग कुछ शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए
हमारे सामने अगर एक चार्ज यहां पर रख दिया जाए, एक चार्ज यहां पर रख दिया जाए किसी भी नेचर का, लेकिन जितना भी चार्ज हो यहां पर, जैसे जितना कूलम आप रखो, 10 कूलम रखो, 20 कूलम रखो, जितना मर्जी रखना है रखो, लेकिन इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आप रखो, लेकिन अपोजिट नेचर का अगर दूसरा नेचर का, यानी कि एक प्लस लिए हो तो दूसरा माइनस, अमाउंट सेम होना चाहिए, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस, इन दोनों चार्ज को कुछ दूरी से अगर आप अलग कर दो, जैसे वो दूरी आप कुछ भी ले सकते हो, हम यहां पर 2l लेते हैं। 2l क्यों लेते हैं इसका कहानी हम थोड़ा देर में बात करेंगे। फिलहाल मान लो कि 2l दूरी पर जब रखते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी कि अलग अलग नेचर का आवेश कुछ दूरी से अलग रखा जाए तो इस निकाय को, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which is separated by certain distance is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसमें हमने इसको डिफाइन कुछ इस प्रकार से किया है, द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट मतलब अपोजिट इन नेचर, माने इसका प्रकृति अलग अलग होना चाहिए। तो बराबर परिमाण के दो आवेश विपरीत प्रकृति के कुछ दूरी से अगर अलग रखा जाए तो इस निकाय का नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कुछ इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं सिस्टम को। फिर उसके बाद इसमें एक और टर्म आता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझ में आया कि दो सिमिलर चार्ज, बराबर मात्रा का चार्ज बट अपोजिट डायरेक्शन का चार्ज, जो अपोजिट नेचर का चार्ज जब कुछ दूरी से अलग किया जाता है तो इसको डाइपोल बोलते हैं। तो ये कुछ अपना प्रभाव दिखाएगा और उसी प्रभाव को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें आ जाएगा कि कितना प्रभाव होगा। इसका अगर आप एग्जांपल लिखना चाहो तो एग्जांपल में जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, इसके अलावा और भी आप ले लो NaCl, है ना, ETC। HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, इस पर +1, इस पर -1, इस पर भी +1, इस पर -1। तो जाहिर सी बात है ये सब जो होगा ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा। H2O भी बनाएगा, ये भी है डाइपोल के अंतर्गत, वो भी आएगा। तो अभी डाइपोल मोमेंट अपने को कैलकुलेट करना है। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम is called इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। हम इसको डिफाइन कैसे किए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इसका कहने का सीधा अर्थ ये होता है
कि अपना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो दोनों में से किसी एक आवेश और दोनों के बीच का जो दूरी है, इन दोनों के बीच के दूरी के मल्टीप्लीकेशन को, प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। और डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसका वैल्यू हम लिखें तो कोई एक चार्ज और गुने दोनों के बीच के दूरी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझ में आया कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। फिर आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये बात समझ में आया। तो हिंदी में भी इसको अपने तरीका से डिफाइन कर लेना, हम माने इसमें लिख नहीं रहे हैं, आप याद रख लेना। इसको हम ऐसे बोलेंगे हिंदी में कि दो समान परिमाण का आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश को जब कुछ दूरी से अलग रखा जाता है तो उसे हम लोग, उस निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलेंगे? तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये पूरा कहानी क्लियर है। अब यहां से आपसे बोलेगा कि क्या ये वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको बता दें इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा इसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा। किधर डायरेक्शन होगा? तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है कैलकुलेट हमेशा मिडिल से होता है, समझे? मिडिल से क्यों होता है? तो मिडिल से इसलिए होता है क्योंकि दोनों का जो न्यूट्रल पॉइंट है यानी उदासीन बिंदु जो है, वो उदासीन बिंदु जो होगा वो मिडिल पर होगा। ठीक है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट जो होगा, इसीलिए हम यहां पर आप देख लो 12 जो डिस्टेंस जो हम लिए हैं, ध्यान रखिएगा ये जो 12 डिस्टेंस लिए हैं, तो इसका मेन अपना रीजन यही है क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उस समय अगर मान लेते इसको L लेते तो L/2 तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता। तो 12 लिए होता, बांटने में सुविधा होगा ना, ये L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप डायरेक्शन इसका निकालोगे तो इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, बहुत महत्वपूर्ण बात। चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये एक सदिश राशि है, इसीलिए इसका कोई डायरेक्शन होगा और डायरेक्शन किधर होगा? तो माइनस से लेकर के प्लस की ओर होगा। ध्यान रहेगा ये बात, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। चलिए अब इसका अगर यूनिट लिखो आप, इसका अगर यूनिट लिखो तो डाइपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट होगा ये क्या हो जाएगा? यहां पर देख करके आप बता सकते हो, इसका तो कूलम होता है और इसका क्या हो जाएगा? 12 दूरी है, दूरी का मीटर होता है, तो कूलम मीटर जो होगा ये इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको समझ में आया। दोनों का कहानी बढ़िया से क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट में करना, इसका हम फिर से अगर आप कहोगे तो उसका कुछ जवाब आपको हम देंगे, है ना। चलिए इसको हटाते हैं। अब आते हैं इसमें कुछ कभी कभार जो है यूनिट पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इसमें केमिस्ट्री वाले लोग जो है सब इसका यूनिट जो है अलग मानते हैं, और फिजिक्स में तो अपना तो ये है ही, फिजिक्स में तो यही चलता है। केमिस्ट्री में कभी कभार थोड़ा बदल भी जाता है। तो इसका जो एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट, ज्यादातर ये यूनिट जो होता है ना इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री में, इसको बोला जाता है डीवे। ठीक है, डीवे जो होता है इसका प्रैक्टिकल एक यूनिट होता है, और एक डीवे बराबर वैल्यू जो होता है कूलम्ब मीटर में वो होता है 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। याद रखिएगा ये पॉइंट को। इसके यूनिट पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये काम आएगा, है ना। जब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर बोले चर्चा करने के लिए तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलो जी, अब इसमें एक और कभी कभार यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है फ्रैंकलिन मीटर। ठीक है, फ्रैंकलिन मीटर। तो इसमें भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक डीवाई जो होता है, एक डीवाई बराबर जो होता है 10⁻⁻20 फ्रैंकलिन मीटर।
इसके बराबर होता है। अब कहोगे ये फ्रैंकलिन क्या है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब चार्ज का ऐसा यूनिट का चर्चा चलता है, तो चार्ज का तो एक यूनिट आपका जो है कूलम होता ही है ना। तो यहां पर जो चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम, उस कूलम को फ्रैंकलिन में भी लिखा जाता है। तो याद रखिएगा, एक फ्रैंकलिन जो होता है, एक फ्रैंकलिन जो होता है, ये तकरीबन एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसके तकरीबन बराबर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है या एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके तकरीबन ये बराबर होता है। तो हम लोग इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। तो अभी अपने पास क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कहानी पूरा आप समझ लेते हो, इसको अच्छा से अगर आप तैयार कर लेते हो, तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन नहीं 3 चलेगा, 3 हम बात करेंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन कभी कभार जो है वो पूछ देता है। समझे बात को। पहले तो एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर। एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मान लीजिए अपने पास 2 चार्ज दे रखा है, एक चार्ज यहां पर है, इसको कुछ दूरी से अलग यहां करते हैं हम लोग। तो एक चार्ज जो है ये प्लस में है, तो प्लस में है, दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻ समथिंग, जो करना है लिख लो आप। मान लेते हैं यहाँ पर 19 कर लिए हम, इतना कूलम। फिर उसके बाद दे रखा है एक माइनस में चार्ज है, माइनस इसको 19 नहीं 10 कर लो। फिर यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो 2 चार्ज है, 2 अपोजिट नेचर का चार्ज है ना, 2 अपोजिट नेचर का चार्ज है। और इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूरी से अलग करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो 30 मीटर है ना, ऐसा करके हमको दे रखा है। तो अब आपसे बोला है कि बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा। इसमें पूछ रहा है हमसे कि बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहां से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू 12। तो चार्ज को, एक चार्ज का वैल्यू लेना है 2.5 इंटू 10⁻⁻10 और 12, दोनों के बीच का दूरी जो है वो है 30 मीटर, है ना। तो डायरेक्ट अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। 7.5 25 या 75 और इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब मीटर, ये अपना आंसर हो जाएगा। मतलब ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, आसानी से इसको हल किया जा सकता है। साधारण क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जाता है, तो इसका जवाब मिल जाएगा, आसानी से इसको जवाब दे सकते हो आप लोग, है ना। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप पढ़े हो, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर जो क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है उसमें क्या है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए पूछता है क्वेश्चन। समझे बात को। तो हम यहां पर हेडिंग पहले बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये कैलकुलेट करने के लिए करता है। तो इसको 3 तरीका से कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बन करके तैयार होता है। 3 टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें पहला टाइप जो क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो लेना ही है, लेकिन उसके 3 बिंदु होंगे। जैसे अगर पहले हम आपको डायग्राम से ही बता दें कि एक चार्ज है प्लस में, दूसरा है चार्ज यहां पर माइनस में, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके एक साइड इधर या ये साइड इधर, किसी भी साइड में अगर हम कैलकुलेट करेंगे
तो आप समझ लो, इधर कैलकुलेट करो चाहे उधर कैलकुलेट करो, दोनों में से किसी भी साइड में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्जियल पोजीशन, है ना। लेकिन जब इसके मिडिल से ठीक ऊपर चले जाओ तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्जियल का मतलब अक्षीय, अक्ष पर ही है ना, तो इसीलिए अक्षीय बोलेंगे। और इसको बोलेंगे निरक्षीय या इक्वेटोरियल पोजीशन, समझे, निरक्षीय बिंदु। तो इन दोनों में से एक तो पहले नंबर तो ये दो पोजीशन हो गया, और उसके बाद तीसरा पोजीशन कहीं भी ले लो, उसको बोलते हैं एट एनी पोजीशन। तो तीन टाइप का क्वेश्चन जो है यहां से बन सकता है, हम उसको कैसे देखेंगे। अब अपने पास जो तीन टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे पहला पॉइंट, इसको हटाते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा ये होगा थोड़ा सा, तो उसको तैयार करना है।